नमस्कार। ये भारत का संविधान है, इस देश का आईन, इस देश को चलाने वाली किताब, इस देश की सबसे महत्वपूर्ण किताब, जो एक तरह से एक रोशनी का पुंज है जिससे कि ये सारा देश आलोकित होता है। इसके बारे में कहा जा रहा है, इस पुस्तक के बारे में, इस डॉक्यूमेंट के बारे में, कि नरेंद्र मोदी अगर वर्तमान लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सांसद लेकर आ गए तो वो इसे बदल देंगे, इस महत्वपूर्ण किताब को बदल देंगे। और ये आरोप तमाम तरह के विपक्षी दल ने लगाए हैं, और बल्कि बीजेपी के कुछ चुनाव लड़ने वाले लोगों ने भी ये कहा है कि वो 400 सांसद आ गए तो हम इसको बदल देंगे। क्या सचमुच ऐसा होने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी का हित इस बात में है? क्या नरेंद्र मोदी का इंटरेस्ट इस बात में है? क्या नरेंद्र मोदी ऐसा चाहेंगे कि वो इस किताब को बदल दें, इसको पूरी तरह से उलट पुलट कर दें? कौन है नरेंद्र मोदी? आखिर चीज क्या है? क्या नरेंद्र मोदी? अगर आप नरेंद्र मोदी की पर्सोना को देखेंगे और उनकी पर्सनालिटी को देखेंगे, उनके व्यक्तित्व को, उनके बायो को, उनके रिज्यूमे को, तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी गुजरात के एक छोटे से कस्बे वडनगर में पैदा हुआ व्यक्ति है। वडनगर उस इलाके का एक महत्वपूर्ण बौद्ध शहर है और वहां पर एक बहुत भरी पूरी बौद्ध सभ्यता थी, और वहां पर पूरा जहां भी वहां पर धरती खोदने से वहां पर बुद्ध मिलते हैं और बुद्ध के रिलिक्स मिलते हैं। बहुत बड़ा वहां पर चैत्य और विहार और वो सब वहां पर था, जो जिसको निकालने के बाद वहां पर 2 बड़े म्यूजियम भर गए हैं। तो इतना वो एक बौद्ध शहर है। तो वडनगर में पैदा हुआ व्यक्ति पैदा कहाँ हुआ? वो किसी राज परिवार में पैदा नहीं हुआ, गांधी की तरह किसी मंत्री का बेटा नहीं था, जवाहरलाल नेहरू की तरह देश के सबसे बड़े वकील का बेटा नहीं था, किसी राजा महाराजा का बेटा नहीं था, कोई बड़े उद्योगपति टाटा बिरला सिंघानिया अंबानी अडानी के घर का व्यक्ति नहीं था। एक साधारण से परिवार में, आप समझ सकते हैं मोटे तौर पर, एक छोटे कस्बे का एक लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति वो पैदा हुआ। इसके अलावा उनकी शिक्षा दीक्षा से आपको अंदाजा है कि वो गुजराती स्कूल में पढ़े। अंग्रेजी उन्होंने बाद में जीवन में सीखी है, इसलिए वो फ्लुएंसी नहीं है, वो भाषा में वो रवानगी नहीं है, और जिसकी वो भरपाई करते हैं जब खास करके विदेश वगैरह में होते हैं तो टेलीप्रॉम्प्टर से, जो सही भी है। कुछ भी गलत सलत बोल देने से कई बार इनको लगता है कि बहुत विद्वान है, वो भी कुछ उल्टी पुल्टी बातें कर देते हैं। आप देख ही रहे हैं राजनीति में किस तरह की गलतियां लोग कर रहे हैं। इसके मुकाबले आप लिखा हुआ वक्तव्य पढ़ रहे हैं, सारी दुनिया में इसका चलन है। पूरी दुनिया में जब महत्वपूर्ण कुछ पढ़ना होता है तो लोग टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, हम सारे लोग पढ़ते हैं। इस समय हालांकि मैं टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। तो टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने वाला एक गुजराती फैमिली का एक बच्चा, जाति क्रम में देखें तो वो ब्राह्मण परिवार के नहीं हैं, क्षत्रिय परिवार के नहीं हैं, वो सवर्ण वैश्य परिवार के, जो अग्रवाल या बंसल या वर्णवाल, तो ये वो सवर्ण वैश्य परिवार के नहीं है। इसका मतलब वर्ण क्रम में वो चौथे पायदान पर ही कहीं प्लेस है, जिसको कि भारत में अब लीगल टर्म में ओबीसी कहते हैं। मोड़ घांची तेली परिवार का वो में पैदा हुआ व्यक्ति है। जातीय पेशा तेल निकालना और तेल बेचना उनका रहा है। तो उनके पास न तो कोई बहुत बड़ा कल्चरल कैपिटल है, परिवार में कोई महान शानदार लोग उस तरह के रहे हैं जो मतलब अमीर पढ़े लिखे, कोई वैसी कोई परंपरा भी नहीं है। कोई वो सेंट स्टीफेंस, कोई सेंट जेवियर्स, कोई सेंट पॉल, कोई बिरला स्कूल, कोई सिंघानिया स्कूल उनके जीवन में नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी नहीं है, एक्चुअल नोबडी है, एक्चुअल आम आदमी, एक्चुअल मामूली आदमी है, वो आदमी भारतीय लोकतंत्र में सबसे ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, प्रधानमंत्री बनता है 140 करोड़ लोगों के देश का। ये भारतीय लोकतंत्र का और इस संविधान का सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर ये संविधान न होता, अगर भारत में इसकी वजह से लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र न होता, चुनाव की व्यवस्था न होती, एक पूरा सिस्टम नहीं होता, तो नरेंद्र मोदी कहीं तेल बेच रहे होते, कहीं एक दुकान चला रहे होते। यही उनकी जिंदगी की नियति थी। उनके साथ के ज्यादातर लोगों की आज भी यही नियति है। तो नरेंद्र मोदी इस संविधान के सबसे बड़े लाभार्थी हैं, इस संविधान के सबसे बड़े वो बेनिफिशियरी हैं, और उनका कोई इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता है इस सिस्टम को बदल दें, क्योंकि ये सिस्टम ना होता तो नरेंद्र मोदी ना हो, नरेंद्र मोदी होते ही नहीं, मतलब उनका कोई व्यक्तित्व ही नहीं होता, कोई उनकी हैसियत नहीं होती। बीजेपी में भी होते, अगर वो चुनाव न जितवा पा रहे होते, तो आपने देखा वहां आडवाणी का क्या हाल हुआ।
2009 का चुनाव नहीं जितवा पाए, हटा दिए गए। पार्टियां ऐसे ही काम करती हैं, खास करके जो डायनेस्टी वाली पार्टियां नहीं है, वंशक्रम से चलने वाली पार्टियां नहीं है, वहां तो आप चुनाव हरवा देंगे तो नहीं जीत पाएंगे तो आप हटा दिए जाएंगे। तो ये बीजेपी में अगर वो होते भी तो इस समय कहीं पर वो छोटे मोटे पद पे होते, कहीं दरी बिछा रहे होते, अगर साधारण तरीके से होता। और चूंकि उनमें वो काबिलियत है कि वो वोट दिला सकते हैं, इस वजह से नरेंद्र मोदी है। और वोट क्यों दिला पा रहे हैं, वोट है ही क्यों, क्योंकि ये किताब है। इस किताब की वजह से नरेंद्र मोदी है, इसलिए उनका निजी कोई इंटरेस्ट नहीं हो सकता है कि सिस्टम को वो ध्वस्त करें। इसीलिए जब वो संसद पहुंचते हैं तो उस पर सिर झुकाकर, सिर टिकाकर जो वो प्रणाम करते हैं, वो दरअसल उसी सिस्टम को वो प्रणाम कर रहे हैं। बाबा साहब के सामने जब वो बहुत विनम्र होकर सिर झुकाते हैं तो दरअसल इस संविधान के रचयिता का वो सम्मान कर रहे होते हैं। अब क्या इस किताब को कोई स्थिर किताब है? क्या ये कोई धर्म ग्रंथ है जिसमें लिखा हुआ कोई शब्द नहीं बदला जा सकता है? ऐसा नहीं है। संविधान निर्माताओं ने जब ये संविधान लिखा, और उस समय के सबसे बड़े विद्वान और समाज के सबसे प्रबुद्ध लोगों ने इस संविधान को लिखा संविधान सभा में, तो उन्होंने ये माना कि ये हम जब नहीं रहेंगे, या हमारे रहते हुए भी अगली कोई सरकार आएगी, चुनी हुई सरकार आएगी। उस समय तो संविधान सभा जब चुनी गई थी उस समय हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था। उसके बाद जब यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स हो जाएगा, नई सरकार आएगी, नई जरूरतें आएंगी, तो इसको बदला जाना चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो बदला जाएगा। इस वजह से आर्टिकल 368 का प्रावधान किया गया, जिसमें व्यवस्था की गई कि इस दस्तावेज का, इस डॉक्यूमेंट का, इस किताब का हर शब्द बदला जा सकता है, कुछ भी संशोधन से परे इसमें नहीं है। ये मतलब कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको कि संविधान संशोधन के जरिए न बदला जाए। इतना फ्लेक्सिबल संविधान है। हमारे संविधान निर्माता अपनी कब्र से और स्मशान से देश को नहीं चलाना चाहते थे। इसको उन्होंने एक लाइव डॉक्यूमेंट बनाया, एक जीवंत दस्तावेज बनाया है, जिसमें कि कोई भी किसी भी तरह का संशोधन किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने एक गलत बाद में फैसला करते हुए इसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया दे दिया कि हम बीच बीच में तय करेंगे कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको नहीं बदला जा सकता है। एक तरह से वो संसद के अधिकारों में अतिक्रमण है, और देर सवेर संसद को इसमें हस्तक्षेप करके बेसिक स्ट्रक्चर हटा देना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर संसद डिसाइड करेगी। 3 या 4 या 5 जज, जो पता नहीं उनका अपना सिस्टम ही चुनने का तो आजकल अजीब सा हो गया है कि वो रिश्तेदार को जज बनाते हैं आमतौर पर, अपने ही रिश्तेदारों को। तो उन जजों पर इतना विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस देश के 100 करोड़ के आसपास का वोटर जो है, उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को ही अधिकार होना चाहिए। तो खैर, तो इसको बदला जा सकता है। 106 बार बदला जा चुका है, 107वीं बार, 108वीं बार, 109वीं बार भी इसको बदला जाएगा, ये तय है। कोई जब नई परिस्थितियां आएंगी, नई जरूरतें आएंगी, सरकार की नई प्राथमिकता होगी, कोई नई जरूरत आएगी, तो संविधान बदला जाएगा। और संविधान के तहत ही संविधान बदला जाएगा। मतलब कोई इसमें जो बदलाव होगा वो संविधान के नियमों के खिलाफ नहीं होगा। दरअसल इस देश को एक आत्मविश्वास में जीना चाहिए कि ये एक ऐसी किताब है जो इसलिए है क्योंकि राष्ट्र का सामूहिक विवेक, नेशनल जो कंसेंसस है, वो इस किताब को हासिल है। इस वजह से ये किताब सरवाइव कर रही है। वरना इस किताब का क्या है, मतलब ये किताब रखी रहती और सरकारें और कोर्ट मिलकर इसका कुछ भी कर सकती, अब तक कर चुकी होती। ये किताब आज भी सरवाइव कर रही है इसलिए क्योंकि देश चाहता है कि इस किताब से देश चले। इस वजह से ये किताब है। तो संविधान संशोधन हुए, नरेंद्र मोदी के टाइम में भी हुए, पहले की सरकारों में भी हुए, 106 संशोधन हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कुल मिलाकर 8 संशोधन हुए हैं। और वो उन 8 संशोधनों को अगर आप देखें तो उसमें कॉमन चीज है कि ये 8 संशोधन विपक्ष की सहमति से हुए हैं। विपक्ष ने भी पक्ष में वोट डाला है, ऐसे ही संशोधन हुए हैं। और वो संशोधन क्या क्या है, आप उसको देखेंगे तो पता चलेगा कि संशोधन जरूरी थे या सरकार की प्राथमिकता में थे। उनको कंसेंसस उनको मिला था, उनको वोट इस आधार पर मिला था कि आप ये काम करने वाले हैं, इस वजह से किया गया। सबसे पहला संशोधन नरेंद्र मोदी की सरकार ने आने के बाद जो जज चुनने की प्रक्रिया है, इसको मूल संविधान की ओर ले जाने की उन्होंने कोशिश की। एनजेसी एक्ट पास हुआ, कोलिजियम सिस्टम खत्म किया गया, एक सिस्टम बनाया गया। हालांकि कोर्ट ने बाद में उसको स्टेप डाउन कर दिया और नरेंद्र मोदी भी उसमें जिद पे नहीं अड़े कि हमको इसको ठीक करना ही करना है। तो एनजेसी फर्स्ट है। उसके अलावा 7 संशोधन और हुए, तो कुल मिलाकर 8 संशोधन मैंने आपको बताया। जीएसटी आया, ईडब्ल्यूएस आया, जिस पर मेरी असहमति है, लेकिन ठीक है, देश चाहता है तो आएगा। सारी पार्टियों ने समर्थन किया है, कांग्रेस समेत। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है, इसमें ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं हुआ।
सारी पार्टियां सहमत थी, सारी पार्टियां सहमत कि जैसा है वैसे पास कर दो, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा दिया गया, राज्यों को अधिकार दिया गया कि वो ओबीसी लिस्ट में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन और शेड्यूल 6 में एक संशोधन किया गया। इसके अलावा SC/ST का जो पार्लियामेंट्री और असेंबलीज में जो आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण, उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अभी ये सारे संशोधन जो हैं, 8 संशोधन, ये सब के सब इस किताब में जो हुए हैं वो विपक्ष की सहमति से हुए हैं। इसके मुकाबले अगर आप देखें तो इंदिरा गांधी के समय में तो बहुत बड़े बड़े संशोधन हुए, विपक्ष के विरोध के बावजूद हुए। उन्होंने पहले 10 साल के अपने कार्यकाल में 25 संशोधन किए, नरेंद्र मोदी ने 8 किए उतने ही समय में। 25 संशोधन में 42वां संशोधन तो ऐसा था कि जो कि मतलब संविधान का 1/3 बदल दिया गया, समझिए 1/3 नहीं, मतलब लगभग 10 से 15% बदल दिया गया। सिर्फ 42वें संशोधन के अंदर में 41 क्लॉज इसके आर्टिकल्स बदले गए और 11 नए आर्टिकल ऐड किए गए। इतना बड़ा बड़ा संशोधन था कि चुनाव स्थगित हो गए, मौलिक अधिकार स्थगित हो गए, इतने बड़े बड़े संशोधन इस देश में इस किताब में हो चुके हैं। इसके बावजूद ये किताब आज अगर जिंदा है तो इसका मतलब इसकी मूल जो स्थापनाएं हैं, जो इसका मूल बिंदु है, मूल कोऑर्डिनेट्स हैं जिसके बीच देश को चलना है, उसको लेकर एक आम सहमति है। इस वजह से मुझे लगता है कि इसको लेकर कोई डर नहीं पालना चाहिए, कोई बोगी, कोई अफवाह की जरूरत नहीं है। ये एक जीवन दस्तावेज है, हम लोगों की सहमति से है और कोई सरकार इसको बदल देगी या ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।